हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। और आज का हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहले हम बात करते हैं कायगा एटॉमिक एनर्जी स्टेशन की। अब इससे जुड़ी क्या न्यूज़ है? इससे जुड़ी न्यूज़ ये है कि कायगा एटॉमिक एनर्जी स्टेशन जो कि नॉर्थ कर्नाटका में है, हैज सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन। इसने लगातार ऑपरेशन किया, कितने दिन? अनइंटरप्टेड किया फॉर 962 डेज। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आगे चलते हैं, हम बात करेंगे वज्रा प्लेटफॉर्म की। और वज्रा प्लेटफॉर्म जो है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे एनपीसीआई बोलते हैं या भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, उसने लॉन्च की है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड पेमेंट सिस्टम जिसका नाम है वज्र प्लेटफॉर्म। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम ऑलरेडी पिछली 2-3 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ब्लॉकचेन होता क्या है एक बार फिर से बता देता हूं। इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। एक डेटा का ये स्ट्रक्चर होता है दैट रिप्रेजेंट्स अ फाइनेंशियल लेजर एंट्री और अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ हाईली सेफ एंड एनक्रिप्टेड फॉर्म। माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने क्या किया है, वहां के साइंटिस्ट ने प्लांट्स को यूज किया है टू पावर सेंसर्स इन द वाइल्ड बाय इंस्टॉलिंग माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स। माइक्रोबियल फ्यूल सेल या एमएफसी होता क्या है? एमएफसी इज अ बायो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। याद रखना, ये एक बायो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है विच कन्वर्ट्स द पावर ऑफ रिस्पायरिंग माइक्रोब्स टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी इसमें केमिकल एनर्जी से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है यूजिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। अब बात करते हैं मानव की। जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, डीबीटी जिसे बोलते हैं, उसने रिसेंटली एक ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है मानव। मानव मतलब ह्यूमन। तो साइंटिस्ट इसमें क्या करेंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन साइंटिस्ट मैप करेंगे एवरी सिंगल टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल्स ऑफ द टिश्यूज एंड सेल्स लिंक्ड टू वेरियस डिजीजेस। तो हो सकता है इससे हमें कैंसर के इलाज में भी जो है थोड़ी प्रोग्रेस मिल जाए। डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल। तो डीएनए आप देख सकते हैं, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें बेस पेयर्स होते हैं, एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन, साइटोसाइन। ठीक है, ये आपको बेसिक साइंस में कराएंगे। तो ये मैंने वैसे डाल दिया है। और इसकी ये जो बैकबोन होती है दैट इज मेड ऑफ शुगर फॉस्फेट। अब इस बिल में क्या है, ये बिल प्रोवाइड करता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। अब डीएनए टेक्नोलॉजी की रेगुलेशन किस लिए जरूरी है? फॉर एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ सर्टेन पर्संस। डीएनए का स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं, डबल हेलिकल। ठीक है, मैं लिख देता हूं DOUBLE एंड HELICAL, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। DNA स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है इन ह्यूमंस एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन मानव वाले में हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ह्यूमंस का देखेंगे। और ये जो डीएनए टेक्नोलॉजी है ये भी ह्यूमंस से ही रिलेटेड है, सर्टेन पर्संस की आइडेंटिटी को जो है असर्टेन करने के लिए। आगे चलते हैं। देखो, पहला इसका एम है विल आइडेंटिफाई मिसिंग पर्संस, विक्टिम्स, ऑफेंडर्स, अननोन डिसीज्ड पर्संस। कई बार लाश नहीं समझ आ रही होती कि किसकी है, ठीक है, तो वो सब आइडेंटिफाई करने में ये बिल जो है मदद करेगा। फिर एम्पावर क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, क्योंकि इससे आप ऑफेंडर्स और विक्टिम्स इन सब के भी जो डीएनए मैच कर सकते हैं। तीसरा कि नेशनल एंड रीजनल डीएनए डेटा बैंक्स बनाए जाएंगे दैट विल असिस्ट इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। सीआईडी नाटक देखते हैं ना आप, उसमें तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी होते हैं उसमें, तो उस सब में ये हेल्प करेगा। इस पॉइंट में मैं दोबारा एक बार फिर आऊंगा। एंड इट विल हेल्प टू गिव फिलिप टू डेवलपमेंट ऑफ यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रैक्टिसेस इन ऑल लेबोरेटरीज इन्वॉल्व्ड इन डीएनए टेस्टिंग। तो जो डीएनए टेस्टिंग करती हैं लेबोरेटरीज, उनमें जो प्रोसेस फॉलो होगा, जो कोड फॉलो होगा, वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। डीएनए टेस्टिंग इज अलाउड, ये बिल की प्रोविजंस हम डिस्कस कर रहे हैं,
ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स लिस्टेड इन द शेड्यूल टू द बिल। कौन सा बिल? जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, डीएनए टेक्नोलॉजी बिल वाला, ठीक है, रेगुलेशन बिल। तो इसमें शेड्यूल टू द बिल में कौन कौन से ऑफेंसेस मेंशन्ड हैं या कौन कौन से केसेस मेंशन्ड हैं जिसमें ये यूज की जा सकती है। तो पहला है ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड 1860। दूसरा है फॉर सिविल मैटर्स सच एज पैटर्निटी सूट्स। पैटर्निटी सूट्स, जैसे आपने एनडी तिवारी जी का केस सुना होगा, जब आपको पैटर्निटी डिटरमिन करनी होती है, किसी बंदे के फादर का नाम, या ये करना होता है कि ये बंदा जो है ये किसकी संतान है, या इस बंदे की ये संतान है या नहीं है, तो वो डिटरमिन करने में भी ये यूज होगा। डीएनए टेस्टिंग अलाउड है। तीसरी बात, डीएनए टेस्टिंग अलाउड है फॉर मैटर्स रिलेटेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, विक्टिम्स की, ऑफेंडर्स की, अननोन डिसीज्ड पर्संस की, ठीक है। फॉर अरेस्टेड पर्संस रिक्वायरमेंट होगी फॉर रिटन कंसेंट, उन बंदों की रिटन कंसेंट चाहिए होगी इफ द ऑफेंस कैरीज द पनिशमेंट अप टू 7 years। यानी कि कोई भी सेंटेंस अगर 7 साल तक की है, किसी को पनिशमेंट मिली है 7 साल जेल टर्म की, तो उस केस में मतलब 7 साल तक की, वो 3 साल भी हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 6 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है। तो उस केस में जिस पर्सन का वो डीएनए सैंपल लेंगे उसकी हमें क्या चाहिए होगी? उसकी कंसेंट चाहिए होगी, रिटन कंसेंट। लेकिन अगर 7 साल से ज्यादा की इंप्रिजनमेंट है या डेथ पेनल्टी मिली है, तब कंसेंट की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं अपने आप बिना किसी रिटन कंसेंट के उसका डीएनए सैंपल ले सकती हैं और टेस्टिंग के लिए भेज सकती हैं। नेशनल डीएनए डेटा बैंक, वो पॉइंट हमने देखा ना, मैंने कहा मैं उस पर फिर आऊंगा। तो एक नेशनल डीएनए डेटा बैंक बनाया जाएगा और इसके अलावा रीजनल डीएनए डेटा बैंक्स बनाए जाएंगे। किस लिए बनाए जाएंगे? ताकि वो स्टोर कर सके डीएनए प्रोफाइल्स इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। डीएनए प्रोफाइल्स को स्टोर कर सकेंगे ताकि बाद में काम आ सकेंगे ये सब चीजें। एंड एक डीएनए रेगुलेशन बोर्ड बनाया जाएगा जो सुपरवाइज करेगा इन डीएनए डेटा बैंक्स को और डीएनए लैब्स को। पेनल्टी भी बताई गई है इसी बिल में। पेनल्टी मतलब पनिशमेंट क्या होगी? फॉर वेरियस ऑफेंसेस इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर ऑफ डीएनए इंफॉर्मेशन विदाउट ऑथराइजेशन। अगर कोई एजेंसी है उसके पास डीएनए इंफॉर्मेशन, अगर वो बिना ऑथराइजेशन के उस बंदे की डीएनए इंफॉर्मेशन लीक कर देती है तो उसके लिए भी पनिशमेंट है। एंड या वो डीएनए सैंपल यूज कर रहा है बिना ऑथराइजेशन के, तब भी जो है पनिशमेंट मिलेगी और वो इस बिल में बताई गई है। अब बात करते हैं 3D प्रिंटिंग की। सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में देखिए, ये ना 3D हार्ट है, ठीक है। ये 3D हार्ट है, ये इजराइल के साइंटिस्ट ने बनाया है। तो इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हार्ट एंड इट इज मेड फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम ह्यूमन सेल्स। अब 3D प्रिंटिंग होता क्या है ये भी हमें जान लेना चाहिए। 3D प्रिंटिंग होती है एक एडिटिव प्रोसेस। एडिटिव प्रोसेस मतलब ऐड हो जाती है, लेयर्स पे लेयर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। वेयर इन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय लेइंग डाउन सक्सेसिव लेयर्स। वही बात, जो लेयर्स है ना वो ऐड हो रही है, सक्सेसिव लेयर्स ऐड हो जा रही हैं ऑफ मटेरियल अंटिल द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। यानी इस पे हार्ट के जो लेयर्स होंगे, बहुत सारी लेयर्स बनाई होगी अंटिल वो 3D प्रिंटेड फॉर्म में आ गया होगा। इट अलाउज फॉर क्रिएशन ऑफ, ये फायदा है इसका, लाइटर मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स जो कि डिफिकल्ट है या इम्पॉसिबल है यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक मिलिंग, मशीनिंग, ये सब, ठीक है। एंड इट हैज मल्टीपल एप्लीकेशंस। किस किस जगह में इसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं? इनकी एप्लीकेशन हो सकती है एरोस्पेस में, हेल्थ केयर में आप देख चुके हैं हार्ट के केस में, ठीक है। फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सेट्रा टू क्रिएट 3D ऑब्जेक्ट, यानी इसकी मल्टीपर्पस यूटिलिटी है। अब आपको देखकर आपको क्या समझ आ रहा है कि मैं किस चीज के बारे में बताने जा रहा हूं? इस पिक को देखिए। अब मैं बताने जा रहा हूं डार्क नेट के बारे में। इससे डार्क वेब भी बोला जाता है, ठीक है। ये डीप नेट का पार्ट है, ये डीप नेट नहीं है, डीप नेट का पार्ट है। बस आप इतना याद रखना, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि रिसेंटली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने
इंडिया के पहले डार्कनेट नारकोटिक्स ऑपरेटिव, नारकोटिक्स होते हैं वो जो साइकोट्रॉपिकल ड्रग्स होती है ना, ड्रग्स उनको बोलते हैं, तो वो जो उनका ऑपरेटिव था, इस डार्क नेट पे ना ड्रग्स बेची जाती है क्योंकि वो गवर्नमेंट कंट्रोल पे नहीं आता है, ठीक है, गवर्नमेंट उस पर देख नहीं सकती, इतनी ज्यादा लेयरिंग हो सकती है, इतनी ज्यादा इंक्रिप्शन होती है कि गवर्नमेंट को भी नहीं पता चलता। तो इंडिया का लेकिन पता चल गया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, और उसने उस ऑपरेटिव को जो है अरेस्ट कर लिया है, हु अलेजिडली शिप्ड हंड्रेड्स ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग पार्सल्स अब्रॉड। इसको मैंने बता दिया था आपको पहले भी कि इसे डार्क वेब भी कहते हैं, और इट इज दैट पार्ट ऑफ द इंटरनेट विच कैन नॉट बी एक्सेस्ड थ्रू ईदर ट्रेडिशनल सर्च इंजिन्स लाइक गूगल और थ्रू नॉर्मल ब्राउजर्स लाइक क्रोम और सफारी। अब वो इससे नहीं होता तो फिर किससे होगा? तो वो होता है TOR से, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं TOR, ये लिखा हुआ है T, ये है R, द अनियन रिंग बोलते हैं इसे, ठीक है। एक्सेस करने के लिए ये यूज होता है। इट जनरली यूजेस नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ताकि ट्रेडिशनल मेथड से नहीं वहां पे जाया जा सके, विच मेक्स इट इनएक्सेसिबल टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और गवर्नमेंट अथॉरिटीज। The content on the dark net is encrypted, इतना ज्यादा encrypted होता है, और जो ब्राउजर रिक्वायर्ड होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, उसको बोलते हैं TOR, यानी द अनियन रिंग, T फॉर द, O फॉर अनियन एंड R फॉर रिंग। मतलब लेयर्स पे लेयर्स चली होती है, रिंग चली होती है, जैसे प्याज पे होते हैं ना लेयर्स होती हैं, तो वैसे इस पे एनक्रिप्टेड मटेरियल की जो है ना लेयर्स चढ़ी होती हैं। तो इसका तभी नाम जो है TOR रख दिया बनाने वाले ने। अब इन पेजेस को एक्सेस करने के लिए आप ना क्रोम यूज कर सकते हैं, ना आप सफारी यूज कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ टॉर यूज कर सकते हैं। और टॉर की जो एन्क्रिप्शन है वो अभी तक ना गवर्नमेंट ब्रेक कर सकती है, ना ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्डन राइस की। आप पिक्चर पे देख सकते हैं कि ये गोल्डन रंग का राइस है। तो गोल्डन राइस बेसिकली है क्या चीज, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। गोल्डन राइस इज द कलेक्टिव नेम ऑफ दोज राइस वेराइटीज दैट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी GMO है ये, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, that are genetically modified to counter vitamin A deficiency in developing countries। developing countries में vitamin A की deficiency को खत्म करने के लिए ये इनको genetically modify किया गया है, ताकि इसमें vitamin A की कमी जो है पूरी हो जाए। एंड ये कलेक्टिव नेम है, बहुत सारी राइस वैरायटीज हैं जिनको गोल्डन राइस बोला जाता है। यूरोपियन साइंटिस्ट ने पहला स्ट्रेन डेवलप किया था गोल्डन राइस का टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1990s। Golden rice differs from standard rice in that it contains extra genes। और वो जीन्स कहां से लिए गए? एक लिया गया मेज में से, छल्ली जो भुट्टा होता है वहां से लिया गया, एंड अदर फ्रॉम बैक्टीरियल ओरिजिन, बैक्टीरिया से लिया गया है। एक छल्ली से लिया गया है जीन, दूसरा बैक्टीरिया से लिया गया जीन, एंड दे आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोविटामिन ए, जिसे हम बोलते हैं बीटा कैरोटीन भी बोला जाता है। मस्ट रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं गगनयान की, ठीक है। और गगन हम किसको बोलते हैं? गगन हम बोलते हैं स्काई को, एंड यान मतलब व्हीकल। तो अब आप देखिए ये है गगनयान, और गगनयान है क्या? गगनयान एक क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है। क्रूड है तो मतलब इसमें क्या होगा? क्रू होगा। क्रू कितने पर्सन्स का है? 3 पर्सन्स का, 3 इंडियंस का होगा, क्योंकि ये इंडियन मिशन है ना। तो इसमें ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है, यानी अर्थ के आरे द्वारे ऑर्बिट्स में घूमेगा ये, या जिसके भी आरे द्वारे ये भेजेंगे तो वहां ऑर्बिट्स में घूमेगा, ठीक है। एंड इन 3 लोगों को 7 दिनों के लिए स्पेस में भेजा जाएगा। इससे क्या होगा? इससे इंडिया 4th कंट्री इन द वर्ल्ड बन जाएगा आफ्टर द अर्स्टवाइल USSR, द US एंड चाइना टू सेंड अ ह्यूमन इनटू स्पेस। The total programs is expected to be completed before 2022। अब आप बोलेंगे कि राकेश शर्मा जो थे वो भी तो स्पेस में गए थे, तो ये वो जो उस टाइम स्पेसक्राफ्ट था वो रशिया ने बनाया था, ये कंप्लीटली इंडिजीनियस है। आगे बढ़ते हैं।
GSLV MK3, ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3, ये एक 3 स्टेज हैवी लॉन्च व्हीकल है। 3 स्टेजेस में इसका फ्यूल है, ठीक है, 3 स्टेज मतलब 3 स्टेजेस है, नीचे वाली में फ्यूल होता है, ठीक है, ऐसे ये 3 स्टेज वाला है। एंड इट विल बी यूज्ड टू लॉन्च गगनयान एज इट हैज द नेसेसरी पेलोड कैपेबिलिटी, ठीक है, पेलोड कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए ना लॉन्च व्हीकल में। लॉन्च व्हीकल क्या होता है? लॉन्च व्हीकल रॉकेट को बोलते हैं। वो जब हम ऑर्बिट में जाएगा स्पेसक्राफ्ट, तब वो नीचे धरती पर गिर जाएगा, ठीक है। द स्पेसक्राफ्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी प्लेस्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि अराउंड 300 to 400 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब चंद्रयान 2 की बात करते हैं हम। चंद्र मतलब मून, यान मतलब व्हीकल, तो आप चंद्रयान 2 पहले तो देख लें। यहां पर इसरो ने लॉन्च किया था चंद्रयान 2 मिशन टू द मून इन जुलाई, लेकिन इसका लैंडर फेल हो गया टू रीच द लूनर सरफेस। लैंडर क्या होता है? देखो, जो जिस रॉकेट में जाता है, जो आप ये उड़ता देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये तो नीचे रह जाएगा, फिर स्पेसक्राफ्ट वहां जाएगा, लेकिन जिस स्पेसक्राफ्ट जब वहां मून पे लैंड करेगा, तो वहां घूमने के लिए जो चीज चाहिए होगी, वो जो घूमती है चीज, उसको रोवर बोला जाता है। जो चीज लैंड करती है उसको लैंडर बोला जाता है। हुआ क्या, इन्होंने तो भेजा था ताकि वो चांद पर लैंड करे, लेकिन लैंडर फेल हो गया चंद्रयान 2 का। चंद्रयान 2 अ कंप्लीटली इंडिजीनियस मिशन। इंडिजीनियस मतलब कि इंडिया वालों ने ही बनाया, सब कुछ इंडिया वालों का है, टेक्नोलॉजी भी, मटेरियल भी, बंदे भी, सब साइंटिस्ट भी, ये सब इंडिया के ही हैं। इज इंडिया सेकेंड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन। पहला कौन था? पहला था चंद्रयान या चंद्रयान 1 जिसे बोलते हैं। इट हैज द फॉलोइंग बेसिक कंपोनेंट्स। एक है ऑर्बिटर। ऑर्बिटर क्या होता है? जो चक्कर लगाता है, ठीक है। इट विल ऑब्जर्व द लूनर सरफेस एंड रिले कम्युनिकेशन बिटवीन अर्थ एंड द चंद्रयान 2's लैंडर। फिर बात आती है लैंडर की। लैंडर का इसका नाम था विक्रम, मस्ट रिमेंबर, पूछ सकते हैं। लैंडर का नाम था विक्रम एंड इट वाज डिजाइन्ड टू एग्जीक्यूट इंडियाज फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस, यानी धड़ाम से नहीं गिरेगा, आराम से कंट्रोल्ड वे में गिरेगा, उसे बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। तो इंडिया की पहली सॉफ्ट लैंडिंग लूनर सरफेस पे होनी थी चंद्रयान 2 में। इस समय क्या पता लगता है कि चंद्रयान 1 में पहली सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी। फिर होता है रोवर। रोवर कहते हैं प्रज्ञान को। अब क्योंकि रोवर का काम है घूमना, वहां पर घूम के वो कलेक्ट करेगा या देखेगा, पिक्चर सेंड करेगा, तो वो रोवर जो है इट इज अ 6 व्हील्स होंगे ना, तभी तो आगे चलेगा, वो घूमेगा, ठीक है। AI पावर्ड मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड व्हीकल दैट विल मूव ऑन द लूनर सरफेस एंड परफॉर्म ऑन साइट केमिकल एनालिसिस, ठीक है। तो वहां पे घूमेगा और ऑन साइट केमिकल एनालिसिस भी प्रोवाइड करेगा कि मून के सरफेस पे जो मिट्टी है या जो चीजें हैं तो उसमें क्या क्या केमिकल्स हैं। तो इसी के साथ ही दोस्तों हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला भी वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज।